इस वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बाउंड्री कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड की बाउंड्री कंडीशंस के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बाउंड्री कंडीशन तब एग्जिस्ट करती है जब आपका एप्सिलॉन चेंज होता है, जबकि मैग्नेटोस्टैटिक में जब आपका म्यू चेंज होता है दो मीडियम के बीच में, तब हमारी बाउंड्री कंडीशन एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बाउंड्री कंडीशन कब एग्जिस्ट करती है? जब तीन में से किसी एक पैरामीटर में भी चेंज होगा, तब वहाँ पे आपकी बाउंड्री कंडीशन एग्जिस्ट करेंगी। चलिए, कौन से तीन पैरामीटर हैं आपके? म्यू, एप्सिलॉन और सिग्मा। सिग्मा यहाँ पे कंडक्टिविटी को शो करता है। ठीक है, किसी में चेंज होगा तब आपकी बाउंड्री कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। ठीक, ईएम वेव में आपकी तीन तरह की वेव इन्वॉल्व होती है। एक है इंसिडेंस वेव जो आती है, जो मीडियम को क्रॉस कर जाए वो ट्रांसमिटेड वेव है, जो वापस चली जाए वो आपकी रिफ्लेक्टेड वेव है। ठीक है, यहाँ पे शो किया गया है। अब देखते हैं डायरेक्शन वेव प्रोपगेशन की। पहले हम वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन देख लेते हैं। इंसिडेंस वेव और ट्रांसमिटेड वेव की डायरेक्शन सेम होगी, जबकि इंसिडेंस वेव और रिफ्लेक्टेड वेव की डायरेक्शन रिवर्स होगी, क्योंकि वापस चली जा रही है, इसलिए इसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी। एक और चीज है, किसी भी डेरिवेशन या कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है, अगर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कुछ भी दिया नहीं होता है, आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी होती है, तो आपको एज्यूम कर लेना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तीनों वेव्स में सेम होती है। इसका मतलब क्या होता है? ट्रांसमिटेड वेव, रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंस वेव तीनों में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वेव की करस्पॉन्डिंग वेव की सेम है। ठीक है, अगर सेम है तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिफरेंट होगी। ठीक, अब एक और चीज देख लीजिए, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड वेव में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव प्रोपगेशन, और ट्रांसमिटेड वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव प्रोपगेशन, इन तीनों की डायरेक्शन सेम होगी। केवल रिफ्लेक्टेड वेव की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी और प्रोपगेशन की डायरेक्शन चेंज होगी। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर होगी डायरेक्शन के हिसाब से। एक और चीज़ है, आई का मतलब यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट में लगा हुआ, उसका मतलब इंसिडेंट वेव से है। टी ट्रांसमिटेड मीन्स निकल गई, आर रिफ्लेक्टेड मीन्स वापस चली गई। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं, डेरिवेशन है। Let the plane wave be propagating along the plus z axis is incident normally on the boundary z equal to 0। यहाँ आपका z equal to 0 है, यहाँ पे आपकी बाउंड्री एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे आपका टकराती है और कुछ हिस्सा इसका रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ हिस्सा आपका ट्रांसमिटेड हो जाता है। ठीक है, जो ट्रांसमिटेड हो जाता है वो ऐसे निकल जाता है, जो रिफ्लेक्टेड हो जाता है वो वापस चला जाता है। चलिए, और जैसे मैंने बताया आई टी आर की डेफिनेशन यहाँ पे बता दी गई है। ठीक, पहले मीडियम का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सिग्मा 1 एप्सिलॉन 1 म्यू 1। दूसरे मीडियम का क्या है? सिग्मा 2 एप्सिलॉन 2। अब इंसिडेंस वेव के बारे में पढ़ लेते हैं, तीनों कंपोनेंट के बारे में कैसे लिखा गया है। ठीक है, तो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की AX, मैग्नेटिक फील्ड की AY, प्रोपगेशन की AZ। ठीक है, EIS Z इक्वल टू EIO। EIO इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है जब आपका Z इक्वल टू 0 होगा, माइनस गामा 1 Z। ठीक है, जहाँ आप गामा 1 है तो इसका मतलब अलग अलग होगा। HIS क्या होगा? HIO अपॉन E की पावर माइनस गामा 1, EIO अपॉन नीटा 1 E की पावर माइनस गामा 1। ठीक है, इस मीडियम का, पहले मीडियम का इंट्रिंसिक इम्पीडेंस आपका नीटा 1 है और दूसरे का नीटा 2 है।
दूसरे मीडियम में आपकी केवल ट्रांसमिटेड वेव है, पहले मीडियम में आपकी इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड दोनों ही वेव है। ठीक, अब रिफ्लेक्टेड वेव के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने बताया रिफ्लेक्टेड वेव आपकी रिवर्ट हो रही है तो उसकी डायरेक्शन इंसिडेंस वेव के एकदम अपोजिट होगी। आपको पता है कि इंसिडेंस वेव की डायरेक्शन ए प्लस ए जेड है, तो रिफ्लेक्टेड वेव की डायरेक्शन क्या होगी, माइनस ए जेड है। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ए एक्स होगी। ठीक, अब इसके बाद आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एच इक्वल टू ए वी क्रॉस ए ई, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड वेव का। तो ई आर एस इक्वल टू ए की और माइनस ई आई ओ, ठीक है, ई की पावर गामा वन जेड, सेम मीडियम है और माइनस जेड की तरफ जा रही है, तो उसके लिए यहाँ पे केवल गामा वन जेड का इस्तेमाल किया गया और ये ए एक्स रहा। ठीक, अभी मैंने लिखा है गामा वन क्यों है, क्योंकि एक ही मीडियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस कारण से। इसी तरीके से जैसे देखिए मैंने यहाँ पे निकाला है कि कैसे उसकी रिफ्लेक्टेड वेव की आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना है। तो ए के क्रॉस ए ई, ठीक है, या आप ए बी लिख दीजिए, जो भी लिखना है। तो उसकी डायरेक्शन क्या आ गई है आपकी, माइनस ए वाई आ गई है। ठीक है, अब देखिए एच आर एस क्या हो गया आपका, एच आर ओ ए की पावर गामा वन जेड माइनस ए वाई। फर्दर आप इसको लिखेंगे तो ये फर्दर एक इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब ट्रांसमिटेड वेव की बात कर लेते हैं। ट्रांसमिटेड वेव आपके दूसरे मीडियम में एग्जिस्ट कर रही है, ई टी एस जेड इक्वल टू ई टी ओ माइनस ए की पावर माइनस गामा टू जेड। गामा टू आपका प्रोपेगेशन कांस्टेंट है दूसरे मीडियम के लिए, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी आपकी, ए एक्स होगी। ठीक है, एच टी एस जेड इक्वल टू आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से उसका इंटरेस्टिंग इम्पीडेंस से डिवाइड करना है, जो कि नीटा टू है। नीटा टू आप डाल लीजिए और बाकी कंपोनेंट को ऐसे ही आप लिख लीजिए। ठीक, ये हमारी रिफ्लेक्टेड वेव आ गई है। ठीक है, अब देखिए पहले मीडियम को हमने E1 से शुरू किया गया है, तो उसमें दो वेव्स हैं, कौन सी, इंसिडेंट्स और रिफ्लेक्टेड। तो E1 इक्वल टू ई आई प्लस ई आर, दोनों वेव की इंटेंसिटी दे दी है। सेम थिंग H1 लिया है, एच आई प्लस एच आर। E2 आपकी सेकेंड मीडियम में एग्जिस्ट करता है, तो E2 इक्वल टू ई टी, H2 इक्वल टू एच टी। ठीक है, अब बाउंड्री कंडीशंस में क्या होता है कि दोनों की फील्ड बराबर होती है चीज़ें, E1 इक्वल टू ई आई जीरो प्लस ई आर जीरो, E2 इक्वल टू ई टू जीरो। अब टेंजेंट, और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के टेंजेंशियल कंपोनेंट बराबर होते हैं, तो हमने टेंजेंशियल कंपोनेंट को इसके बराबर रख दिया गया है, और वहाँ पे इसके आपके चेंजेस होते हैं, तो इस कारण से इसमें इस तरह से लिखा गया है। ठीक है, फिर हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी है जो पहले निकाली थी, और फर्दर सॉल्व किया है। सॉल्व करके हमने क्या निकाला है, आपका रिफ्लेक्शन वेव की इंटेंसिटी को हमने इंसिडेंस वेव की इंटेंसिटी के टर्म में निकाला है। तो क्या आएगा, ई आर ओ अपॉन ई आई ओ करेंगे, नीटा टू माइनस नीटा वन, नीटा टू प्लस नीटा वन। यही कंपोनेंट आपके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के कंपोनेंट के टर्म में लिखेंगे, तो क्या आएगा, N2 माइनस N1 अपॉन N2 प्लस N1, या नीटा लिखा हुआ है वहाँ N1 N2 आप लिख लीजिए, सेम रिलेशनशिप कंटिन्यू रहती है। ठीक है, इस तरीके से हम ट्रांसमिटेड वेव अपॉन इंसिडेंट वेव से निकालते हैं, तो क्या आएगा, 2 नीटा टू अपॉन नीटा वन प्लस नीटा टू। ठीक, अब क्या, रिफ्लेक्शन वेव और इंसिडेंस वेव के एम्पलीट्यूड के रेशियो को हम रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू नीटा टू माइनस नीटा वन अपॉन नीटा टू प्लस नीटा वन होती है। और टाउ, एक और टाउ है जिसको हम ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट कहते हैं, जो ई टी नॉट अपॉन ई आई ओ के बराबर होता है, इसकी वैल्यू 2 नीटा नॉट अपॉन नीटा नॉट, नीटा टू प्लस नीटा वन देते हैं। नीटा वन फर्स्ट मीडियम है जहाँ इसमें इंसिडेंस वेव ट्रेवल करती है, नीटा टू आपका सेकंड मीडियम है जिसमें आपकी ट्रांसमिटेड वेव ट्रेवल करती है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है, 1 अपॉन टाउ इक्वल टू टाउ। ठीक है, ये जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है, ये उसका सम 1 के साथ
ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के बराबर होगा। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हमेशा 0 और 1 के बीच लाई करेगा और इन दोनों कंपोनेंट की जो ये डायमेंशनलेस कंपोनेंट है, क्योंकि ये एक रेशियो है, देखिए ये रेशियो है, ये रेशियो है, तो ये एक डायमेंशनलेस कोफिशिएंट है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके कंपटीशंस में भी पूछे जा सकते हैं, तो उसको ख्याल रखना है आपको चीज़ों का, ठीक है। ये एक्स्ट्रा डेरिवेशंस हैं जो कि कम पूछे जाते हैं, पूछे नहीं जाते हैं। अब इसमें कंपोनेंट है VSWR, उसको हम देख लेते हैं। तो स्टैंडिंग वेव रेशियो जिसको VSWR या स्मॉल एस से शो करते हैं, जो E1 का मैक्स और E2 के मिनिमम के बराबर होता है, इक्वल टू H1 का मैक्स और H2 के मिनिमम के बराबर होता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड जो होता है पहले मीडियम और दूसरे मीडियम के मिनिमम के बराबर होता है, तो उसकी वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर है, S इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये वैल्यू देगा पूरा 1 mod ऑफ टाउ 1 माइनस mod ऑफ टाउ, ठीक है। टाउ इक्वल टू S माइनस 1 S प्लस 1। ये स्मॉल एस है, इसको VSWR से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक लाई करती है। तो ये हमारा था बाउंड्री वैल्यू ऑफ हीलियम वेव का लेक्चर। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।